कोशिश करना कि अपने ही पैरों में उलझकर मर मत जाना, क्विन। एक लड़के ने गलियारे के उस पार से चिल्लाकर कहा और उसके तुरंत बाद बेकाबू होकर हंसने लगा। क्विन ने उस छोटी मोटी खिल्ली को अनदेखा कर दिया और स्कूल के गलियारे में चलता रहा। यह उत्पीड़न अब उसके लिए रोज की बात बन चुका था, लेकिन फिर भी यह उसे उतना ही परेशान करता था जितना हर दूसरे दिन करता था। इसलिए वह पलटकर जवाब देने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। क्विन ने अपने कदम धीमे किए और रुक गया। उसने अपने चश्मे को वापस नाक के ऊपर चढ़ाया, क्योंकि वह उसके चेहरे से नीचे खिसक गया था। चश्मे को देखकर ही साफ पता चलता था कि उसे एक नए चश्मे की जरूरत थी। कोई भी बता सकता था कि वह बहुत ज्यादा घिस चुका था। जब वह उसे पहनता था तो चश्मा टेढ़ा दिखाई देता था और उसकी डंडियों पर भी टेप लिपटा हुआ था। फिर वह पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी बीच वाली उंगली उठाते हुए उस अपमान का जवाब दिया। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कितनी उंगलियां उठा रहा हूँ। यह ताना सुनते ही लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली और क्विन की ओर दौड़ने लगा। तू लेवल 1 का कचरा। आखिर तू कब समझेगा कि इस दुनिया में तेरी कोई जगह नहीं है। लड़के ने अपने दोनों हाथ एक साथ जोड़े और उनके बीच हरे रंग की रोशनी का एक गोला बनने लगा। जब वह क्विन से केवल कुछ मीटर की दूरी पर रह गया, तो उसने अपने हाथ आगे की ओर धकेले और उसकी हथेलियों से हरे रंग की एक किरण निकल पड़ी। क्विन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और प्रकाश की वह किरण इतनी तेज थी कि वह उससे बच नहीं सकता था। इसलिए वह जानता था कि उसके पास केवल दांत भींचकर दर्द सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही प्रकाश उससे टकराया, उसका शरीर हवा में उठ गया और उड़ता हुआ गलियारे के दूसरे छोर की दीवार से जा टकराया। क्या हो रहा है? भीड़ में मौजूद एक छात्र ने कहा। क्या वे स्कूल के आखिरी दिन लड़ रहे हैं? हंगामा किस बात का था, यह देखने के लिए तुरंत बाहर छात्रों की भीड़ जमा हो गई। छात्राओं में से एक दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से की ओर दौड़ी ताकि हमला किए गए छात्र की हालत देख सके। जैसे जैसे धूल बैठने लगी, क्विन के थोड़े घुंघराले काले बाल धीरे धीरे दिखाई देने लगे। जब धुआं आखिरकार साफ हुआ, तो छात्रा ने देखा कि वह कौन था। वह तुरंत पीछे हट गई और ऐसे अपने काम में लग गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही वह छात्रा अपनी सहेलियों के पास वापस पहुंची, क्विन देख सकता था कि वे उस पर हंस रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैंने देखा नहीं था कि वह कौन था, लड़की ने जवाब दिया। उसके गाल लाल हो गए थे। इसके बाद क्विन खड़ा हुआ और अपना चश्मा उठाया, जो फर्श पर जा गिरा था। उसकी निराशा के लिए उसका एक कब्जा फिर से निकल गया था। उस घिसेपिटे चश्मे को पहनने के बजाय उसने उसे अपने हाथ में ही लटकने दिया। धत! फिर से। यह क्विन के स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कोई उसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। वह उनकी हरकतों से तंग आ चुका था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो उन्हें अनदेखा करता रहे। उसने ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपना सिर नीचे रखकर उत्पीड़न सहना चुना था, लेकिन उनके साथ होने वाला व्यवहार उससे भी कहीं बदतर था जो क्विन के साथ होता था। उसने बाकी छात्रों की तरह स्कूल में रुकने की परवाह नहीं की। उसने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और स्कूल से बाहर निकल गया। वहां से गुजरते हुए उसने छात्रों को अपने अपने समूहों में बातचीत करते देखा। कुछ हंस रहे थे, जबकि कुछ की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन क्विन इनमें से किसी का हिस्सा नहीं था और वह बनना भी नहीं चाहता था। वैसे भी कोई समूह उसका स्वागत नहीं करता। वह अजीब लड़का था। जब वह आखिरकार घर पहुंचा, तो वह तुरंत काम में लग गया।
एक छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहना उसके लिए पर्याप्त था, जिसमें बस एक सिंगल बेड और एक डेस्क रखने जितनी जगह थी। दीवार पर एक टीवी लगा हुआ था, लेकिन क्विन उसे केवल पीछे से आवाज आती रहे इसलिए चलाता था और वास्तव में कुछ देखता नहीं था। यह अपार्टमेंट सरकार ने उसे दिया था क्योंकि उसका कोई जीवित रिश्तेदार नहीं था और उसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। उसके बिस्तर के ऊपर एक अकेला सूटकेस रखा हुआ था, जिसमें उसका सारा सामान बड़े करीने से पैक किया गया था। वह एक कैबिनेट की ओर गया और तुरंत उसकी एक दराज खोली, जिसमें केवल एक किताब रखी हुई थी। वह एक बड़ी और मोटी हार्ड बाउंड किताब थी, जिसका वजन लगभग आधा किलो था। किताब के सामने का कवर ऐसे रंग का था जो खून के हल्के रंग जैसा दिखाई देता था। बीच में ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियों के अलग-अलग हिस्से दिखाई देते थे। दोनों दलदली भूरे रंग के थे। ऊपरी जबड़े में 4 अलग-अलग नुकीले दांत जैसे दिखाई देते थे। वहीं निचले जबड़े में दोनों दूर के सिरों पर 2 नुकीले दांत और उनके नीचे समान दूरी पर 5 दांत थे। आज फिर कोशिश करते हैं, क्विन ने किताब उठाकर डेस्क पर रखते हुए कहा। फिर वह जल्दी से अपने बैग के पास गया और उसमें से एक छोटी टेस्ट ट्यूब निकाली, जो आधी रंगहीन तरल पदार्थ से भरी हुई थी। परीक्षण 112 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं क्या होता है। फिर उसने धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में मौजूद तरल को किताब के ऊपर डालना शुरू किया। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उसने टेस्ट ट्यूब का पूरा पदार्थ किताब पर डाल दिया, लेकिन प्रयोग के अंत में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने सावधानी से किताब की जांच की और अपने नोटबुक में परिणाम लिखता गया। उसने देखा कि कहीं किताब को कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन किताब हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी। एक और असफलता। तुम खुलती क्यों नहीं हो? माँ और पिताजी के पास आखिर यह चीज थी ही क्यों? 112 बार। क्विन किताब को खोलने के लिए इतने अलग-अलग तरीके आजमा चुका था। किताब न केवल खुलती नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसे नुकसान पहुंचाना भी संभव नहीं था। उसने किताब को जलाने, काटने और पिघलाने तक की कोशिश की थी, लेकिन उस बेहद टिकाऊ किताब पर कुछ भी काम नहीं किया था। अपने बिस्तर पर लेटकर उसने टीवी चालू किया, केवल इसलिए ताकि पीछे कुछ आवाज आती रहे। वह वास्तव में कभी ध्यान नहीं देता था कि टीवी पर क्या चल रहा है। दूसरे लोगों की आवाज सुनने से उसे अकेलापन थोड़ा कम महसूस होता था। टीवी चालू करते ही स्क्रीन पर एक समाचार कार्यक्रम चल रहा था। डाल्की जाति के साथ शांति समझौता अब 5 वर्षों से कायम है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। अब हमें एक और युद्ध के लिए तैयार होना होगा। 30 साल पहले के एक खास दिन के बाद से युद्ध का जिक्र लगातार टीवी पर होता आया था। मानव जाति के पास तथाकथित डाल्की आए थे। उनका शरीर इंसानों जैसा था, सिवाय इसके कि उनकी त्वचा पर शल्क थे और उनके पास ड्रैगन जैसी पूंछें थीं। किसी को यह पता नहीं था कि वे अचानक क्यों आए थे। आते ही उन्होंने मांग की कि मानव जाति अपने संसाधन उन्हें सौंप दे और वे इंसानों को गुलाम बनाना चाहते थे। बेशक, इंसानों ने वापस लड़ने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उनकी आधुनिक तकनीक उनके खिलाफ बेकार थी। गोलियां उनकी त्वचा को भेद नहीं सकती थी, और जहां तक टैंकों की बात थी, डाल्की के पास हवाई जहाज थे। लिंग की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को अपने ग्रह के लिए लड़ने के लिए कहा गया था, और इसमें क्विन के माता-पिता भी शामिल थे। युद्ध वर्षों तक चलता रहा, इसलिए क्विन बड़ा होते हुए यह तक नहीं जान पाया कि उसके माता-पिता कैसे दिखते थे। जब इंसान हार की कगार पर पहुंच गए, तब कुछ चुनिंदा लोग सामने आए। इन लोगों के पास विशेष क्षमताएं थी।
उन्होंने यह ज्ञान साझा करना शुरू किया कि उन्होंने ऐसी शक्तियाँ कैसे प्राप्त की थीं, इस उम्मीद में कि इससे युद्ध का रुख बदला जा सकेगा, और सौभाग्य से ऐसा हुआ। फिर भी डाल्की बेहद शक्तिशाली थे और एक ऐसा गतिरोध पैदा हो गया जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। अंततः इसी के कारण 5 साल पहले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जाहिर था कि मानव लालच ने एक बार फिर इंसानियत पर विजय पा ली, और इन शक्तियों को हर किसी के साथ साझा करने के बजाय उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों ने उन्हें अपने लिए रखने का फैसला किया। केवल वे लोग जिनके पास पैसा था, अधिक शक्तिशाली क्षमताएं सीख सकते थे, जबकि बाकी सभी लोगों के हिस्से में केवल बचा-खुचा आया। यह कुछ ऐसा था जिसे करना आवश्यक माना गया था। गरीबी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन अब लोगों के पास शक्तियां थीं, और वे पहले के विपरीत उनका अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। जब क्विन के माता-पिता की मृत्यु हुई, तो उसे कुछ भी नहीं दिया गया। सरकार ने स्कूल में रहने तक उसके जीवनयापन का खर्च उठाने पर सहमति जताई थी, लेकिन बस इतना ही। जब उसके माता-पिता की मृत्यु हुई, तब वह 10 वर्ष का था। एक एजेंट उसके दरवाजे पर आया और उसे एक किताब सौंप दी। उसे बताया गया कि उसके माता-पिता के पास केवल यही एक चीज थी, एक ऐसी चीज जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए छोड़ा था। दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? उसने अपनी स्थिति पर दुख जताते हुए कहा। अपने बिस्तर से उठकर वह धीरे-धीरे डेस्क की ओर बढ़ा। उसने अपना चश्मा उठाया, जो अभी भी थोड़ा टूटा हुआ था, और फैसला किया कि उसे इसे ठीक करना होगा। उसने देखा कि एक लेंस अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकला हुआ था और उसने उसे वापस फ्रेम में दबाने की कोशिश की। चलो, बस अंदर चले जाओ। चश्मे को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाया। इतने समय से अपने अंदर दबाई हुई निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जब वह गुस्से में लेंस के साथ जूझ रहा था। दुर्भाग्य से लेंस अचानक टुकड़ों में टूट गया और प्लास्टिक का एक टुकड़ा उसके अंगूठे में गहरा घाव कर गया। वह चिल्लाया और मेज पर लात मारी। दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है? कुछ समय बाद वह शांत हुआ और छोटे-छोटे टुकड़ों को साफ करने लगा। तभी उसने देखा कि उनमें से एक टुकड़ा उसकी किताब के ऊपर जा गिरा था। जैसे ही क्विन ने उस टुकड़े को हटाया, उसके अंगूठे से खून की एक बूंद किताब के ऊपर गिर गई। किताब के बीच में बना हुआ चिन्ह चमकने लगा और अचानक किताब हवा में उठ गई, तब तक ऊपर तैरती रही जब तक वह क्विन की आंखों के बराबर ऊंचाई पर नहीं पहुंच गई। क्विन तेजी से पीछे हट गया। किताब से निकल रही चमक के कारण उसका कमरा और भी खाली दिखाई देने लगा, जिसमें कोने में छोटा सा बिस्तर और उसके पास अकेली कुर्सी रखी थी। आखिर ये क्या हो रहा है? किताब तेज, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ने लगी और बेकाबू होकर कांपने लगी। कुछ सेकंड बाद आखिरकार वह खुल गई और उसके पन्ने एक के बाद एक पलटने लगे। क्विन उस चमकती हुई किताब से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सम्मोहित अवस्था में चला गया हो। पन्नों पर लिखे शब्द ऐसी किसी भी भाषा में नहीं थे जिसे उसने पहले कभी देखा हो। फिर भी किसी कारण से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उन्हें समझ सकता था। जब किताब अपने आखिरी पन्ने पर पहुंची, तो वह गायब होने लगी और धीरे-धीरे धूल में बदल गई। उसी समय उसका शरीर अचानक कमजोर महसूस होने लगा। क्विन की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसने एक संदेश सुना। बधाई हो, आपको वह प्रदान किया गया है। अंतिम शब्दों को सुनने भर के लिए भी वह अपनी चेतना बनाए नहीं रख सका और क्विन पूरी तरह बेहोश हो गया।